हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बहुत सारे सवाल करे थे, मैटर वेव के। लगभग मैंने डी ब्रॉगली वेव पे 40 सवाल कराया आपको। उसके बाद हमने पढ़ा था एटम के जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और उसके एटॉमिक मॉडल। इन दोनों के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल पढ़ा। नील्स बोर के 3 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी तफरीबाजी नहीं कर सकता है। उसको एक जगह दे दिया कि बेटा तू यही बैठना, तुमको जगह बहुत ज्यादा मिल गया तो फैले में मत घूमो। दूसरा, वो ऑर्बिट कौन सा पॉसिबल होगा, वो एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में होने की वजह से। एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, nh/2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल, जहां पे n की वैल्यू होती है इंटीजर में। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होल नंबर में हो। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम का मल्टीप्लाई, मतलब बेसिक यूनिट, बेसिक वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज h/2 पाई, उसका मल्टीप्लाई उसके इंटीग्रल वैल्यू में होगी। जैसे h/2 पाई मिनिमम है, उसका डबल होगा 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई एंड सो ऑन। तीसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा जेल में बंद नहीं करते हैं उस ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से जंप करके ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली एनर्जी ज्यादा होती है ऑर्बिट्स की, उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तो फोटोन एब्जॉर्ब करके ऊपर जंप करता है। वही इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर एक्साइटेड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट या लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी कम करेगा अपना, उतने ही डिफरेंस इन एनर्जी के बराबर वहां से फोटोन इमिशन होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइन के नाम से जानते हैं। और नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की भी कुछ कमियां थी, जैसे कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए डिफाइन किया। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल वैलिड नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जिमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन हुए जहां पे स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एटम में रख के स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं तो जैसा ऑब्जर्वेशन आता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया नील्स बोर साहब। तो पहले नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को समझ तो लेते हैं। ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है जिससे आपके केमिस्ट्री भी रिवाइज हो रहे होंगे, सारी चीजें आपने वहां पढ़ी है, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर में हमारा गोल क्या होगा? आज के लेक्चर में हमारा गोल होगा टूडेज गोल, एंड आज के लेक्चर में हमारा गोल होगा नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, है ना, नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके थे कि इसके पहले 3 फॉर्मूले हैं। पहला mb²/r, mb²/r ये क्या होता है? अच्छा, कोई सर्कुलर पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको सेंटर की तरफ मास इनटू उसके एक्सीलरेशन के बराबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बराबर में mb²/r उस पर फोर्स लगना चाहिए, जो कि कौन लगाता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इनथ ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चार्ज और न्यूक्लियस का चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। दूसरा, किसी भी इनथ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम L बराबर mvr nh/2 पाई होगा, जहां पे n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तीसरा, उसी फॉर्मूले से दोनों की मदद से हमने वेलोसिटी डिफाइन करी थी। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इनथ ऑर्बिट v इज इक्वल टू कुछ आया था 2.19, जिसको हम 2.2 कह सकते हैं, इंटू 10⁶ z/n ये वेलोसिटी था। इसको स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे तो c/137 z/n। और इसी को अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखें तो z की वैल्यू हम 1 रख देंगे, हाइड्रोजन एटम में देखें तो z की वैल्यू 1 रख देंगे। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से उसका वेलोसिटी क्या होता जाता है? डिक्रीज। हायर स्टेट में वेलोसिटी डिक्रीज होगा, z/n के प्रोपोर्शनल था। और रेडियस आया था 0.53 एंगस्ट्रम n²/z। ये बातें हम पढ़ चुके थे, अब यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो 3-4 मिनट में काफी हद तक मैंने रिवाइज करा दिया, एटम का बेस समझा दिया। देखिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल स्टेशनरी ऑर्बिट v इज इक्वल टू e²/2h एप्सिलॉन और z/n ये प्रॉपर फॉर्मूला था, जहां से आपको फील आया था कि वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है। इसी की वैल्यू हम रखे थे 2.2 इंटू 10⁶ z/n। मतलब आप कह सकते हो कि सर ये जो वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट है। हाइड्रोजन एटम के अंदर z को हमने 1 पुट कर दिया तो c/137 की वैल्यू इसके बराबर आती है 2.2 इंटू 10⁶ z/n।
ये आपको याद रखना मेन इंपॉर्टेंट है। ये टर्म याद ना रहे तो भी चलेगा। ड्राइव करके कैसे लाया था, मैंने पिछली क्लास में ड्राइव करा दिया था। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट होता है 0.53 एंगस्ट्रम इन स्क्वायर बाई जेड। मतलब ऑर्बिट किसी भी nth ऑर्बिट में होने की वजह से उस ऑर्बिट का जो रेडियस होगा r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है ना। पहले ऑर्बिट में अगर रेडियस r0 है तो दूसरे ऑर्बिट में क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर 4r0 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, एंगुलर मोमेंटम L बराबर mvr होता है जो nh/2π है। तो एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू n लिख सकते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू n लिख सकते हैं। चौथा mv स्क्वायर बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स k ZeE बटा r स्क्वायर के बराबर होगा। मान लो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में Ze और इलेक्ट्रॉन के चार्ज E, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एमबी स्क्वायर बाई आर का रोल प्ले करेगा। ठीक है। उसके बाद हमने डिफाइन किया था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बड़ा आसान था, T इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी। भाई टाइम पीरियड मतलब इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 पाई आर बाई वी। 2 पाई रख दिया अलग से, आर की वैल्यू पुट करी रेडियस के टर्म से बटा वी रखा, तो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और वी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन, तो एन क्यू हो जाएगा। देखो एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू, हमने पढ़ लिया एन इंटू क्यू, जहां पे हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 पुट कर देंगे तो ठीक है। उसका तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम पीरियड का उल्टा। ये भी फैक्टर आपको ध्यान में रहे तो बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। फ्रीक्वेंसी 2/3 10 का पावर 16 जेड स्क्वायर ऊपर एन क्यू, जस्ट इसका उल्टा किया 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन क्यू। कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें तो मजा आ रहा है गुरुजी, ये तो आसान लग रहा है गुरुजी। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो पर सेकंड कितनी बार घूम जाएगा, तो 10 का पावर 16 मिलियंस ऑफ मिलियंस टाइम्स घूम जाता है, बड़ा ज्यादा है, इसको इमेजिन करना भी पाप है, छोड़ दो। अब है नेक्स्ट 7वां, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो देखो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, तो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो आ गया। जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब फ्रीक्वेंसी अभी देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो ये आ गया था तुम्हारा एन क्यूब और ऊपर में जेड स्क्वायर, तो एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। ये सीधा का सीधा फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आ गया, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। देखो जेड स्क्वायर बाई एन क्यू 1 अपॉन एन क्यू के प्रोपोर्शनल, देखो 1 अपॉन एन क्यू के प्रोपोर्शनल। तो इसमें कुछ नया टर्म नहीं है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि ओमेगा होता क्या है, तो आप बड़े आराम से निकाल ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो देखो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अगर आप देखते हो तो ये सिंपल है, वेलोसिटी से रिलेट हो जाएगा। मोमेंटम बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम इज इक्वल टू लिखेंगे, मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी लिखेंगे। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा आ जाएगा जेड बाई एन, मतलब मोमेंटम इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम चौकस है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो 2 तरह का एक्सेलरेशन होता है, सबसे पहली बात एंगुलर और लीनियर। अगर तुमसे बोले कि एक्सेलरेशन बताओ तो कौन सा एक्सेलरेशन बताओगे, अगर मान लो सवाल आगे एक्सेलरेशन बताओ तो कौन सा एक्सेलरेशन बताओगे, सर हम ना एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन की बात होगी, हाँ एकदम। अब यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन में भी 2 होता है, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। अब किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका कितना होगा, अब चलो हम बात करते हैं। मान लो किसी nth ऑर्बिट में हम वेलोसिटी देखें तो यह आया था, क्या nth ऑर्बिट में स्पीड कांस्टेंट रहती है कि बदलती है, तो देखो अगर आप nth ऑर्बिट में हो तो उसकी स्पीड की वैल्यू इतनी फिक्स होगी। अगर सेकंड ऑर्बिट है इनको 2 पुट करो, थर्ड ऑर्बिट है इनको 3 पुट करो, फोर्थ ऑर्बिट है इनको 4 पुट करो, लेकिन उसी ऑर्बिट में घूमते रहोगे तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड कांस्टेंट तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। अगर वो हायर स्टेट में जाता है तो उसकी स्पीड बदलेगी जंप करने पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज करोगे तब। टाइम के साथ तो नहीं बदल रहा, फिक्स ऑर्बिट में स्पीड तो कांस्टेंट है, हाँ सर, तो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, ओमेगा स्क्वायर आर। अब AC तुम्हारा है ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये आपने अभी डिफाइन किया ओमेगा, ओमेगा है जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, जेड का पावर 4 बटा एन का पावर क्यू था तो 6, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, तो जेड देखो ओमेगा स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो जेड का पावर 4 एन का पावर 6, जेड का पावर 4 एन का पावर 6, जेड का पावर 4 एन का पावर 6। और आर क्या होता है सर, आर होता है एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, सही है, एन स्क्वायर बाई जेड रेडी आर। तो AC तुम्हारा हो जाएगा, यहां से देखो जेड से जेड का पावर 4 कटेगा जेड क्यू बटा एन का पावर 4,
तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन या नेट एसिलेशन बोल सकते हो प्रोपोर्शनल टू n का पावर 4। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हो, AC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, तो नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर, एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये आ जाएगा एन स्क्वायर। अब देख सकते हो प्रोपोर्शनल टू एन का पावर क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आसान है? हाँ। एंगुलर एक्सेलरेशन, सर एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूछ सकता हूँ गुरु जी। तो AC बराबर सॉरी AT बराबर आर अल्फा होता है क्या? हाँ सर, AT 0 है तो अल्फा भी तो 0 आ गया, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। सर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं तो घूमता कैसे? तो घूमता तो कांस्टेंट ओमेगा से, और अगर ओमेगा कांस्टेंट, सर ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा तो एन पे डिपेंड कर रहा है। अब किसी एक ऑर्बिट में ओमेगा टाइम के साथ तो नहीं चेंज हो रहा ना, ओमेगा कांस्टेंट, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ। अब हम बात करते हैं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उससे करंट तो फ्लो होगा। ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? जैसे कोई भी चार्ज Q है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, Q बराबर E हो जाएगा। अब इस सर्कुलर पाथ में मान लो v स्पीड से घूम रहा है, तो इसकी वजह से एवरेज करंट कितना होगा? तो एवरेज करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल चार्ज क्रॉस करने वाला E डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t, तो ये हो जाएगा E बाई टी। ठीक है, अब t की वैल्यू लिखो, तो देखो चार्ज तो फिक्स है और टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, आपका क्या आया था, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी n क्यूब, नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना ज्यादा होगा, नहीं नीचे, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। ये क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अगर तुमको ना याद आ रहा तो डिराइव करना, कंफ्यूज मत होना। देखो फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा था हमने, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा था, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। देखो जेड स्क्वायर, मान लो कि तुमको याद नहीं है और एग्जाम में कुछ कंपेयर करने के लिए तो पीछे होगा नहीं, तो कैसे ड्राइव करोगे? तो फ्रीक्वेंसी लिखोगे 1/t, और 1/t का सोचोगे कि टाइम बराबर होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड, 2 पाई आर ऊपर v, तो v इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, नीचे n, और r तो यहाँ पे n स्क्वायर, तो नीचे n क्यू आ जाएगा। देखो आ गया है। तो इस तरीके से आप आराम से तसल्ली से बैठ के सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एटम ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो इसके घूमने से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हाँ सर वो तो होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अगर क्यू चार्ज घूम रहा है तो म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। हाँ, आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू बाई टी, तो म्यू नॉट क्यू बाई टी इंटू 2 ऑफ आर, तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस एंड टाइम पीरियड। अब रेडियस होता है तुम्हारा एन स्क्वायर बाई जेड, और टाइम पीरियड होता है एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड क्यू बटा एन का पावर 5। अगर दूसरा एटम चेंज किया तो अलग बात है, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम की ही बात करा जाए तो हाइड्रोजन एटम में मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन का पावर 5 आएगा। अगर तुम यहां से रेशियो देखो, b1 बाई b2 इज इक्वल टू होगा, पहले ऑर्बिट में मान लो है तो नीचे n1 का पावर 5 और ऊपर n2 का पावर 5। मान लो ये n1 में देख रहे हो तो n1 ऑर्बिट में, और ये n2 में देख रहे हो तो n2 ऑर्बिट में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा bn1 बाई bn2, ये होगा bn1 बाई bn2 का रेशियो n2 बटा n1 का पावर 5। ऐसे यहां पर अगर देखोगे तो मान लो किसी n1 ऑर्बिट में करंट बटा n2 ऑर्बिट में करंट क्या होगा, ये होगा, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो देखो ये करंट नीचे है n, तो n1 ऊपर में n2 का पावर 3। सर ऐसे अगर मैं एंगुलर एसिलेशन देखो तो 0 है, सेंट्रीपिटल एसिलेशन या एसिलरेशन देखते हैं तो मान लो n1 ऑर्बिट में एसिलरेशन और किसी n2 ऑर्बिट में एसिलरेशन, नीचे n1 और ऊपर में n2 का पावर 4 आ जाएगा। हाँ सर सही है ना? कुछ गलती हो तो करेक्ट कर लेना उसको, थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो तो। मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो मान लो n1 ऑर्बिट में मोमेंटम और n2 ऑर्बिट में मोमेंटम का रेशियो देखें तो क्या ये n1 ऊपर n2 आ जाएगा। हाँ सर। एंगुलर वेलोसिटी का देखें तो ओमेगा 1 बाई, मतलब ओमेगा n1 ऑर्बिट में और ओमेगा n2 ऑर्बिट में हम देखें तो नीचे आ जाएगा n1, ऊपर आ जाएगा n2, क्योंकि ओमेगा n के प्रोपोर्शन, n इनवर्सली प्रोपोर्शन, n1 तो नीचे n1 का पावर क्यूब। और ये वाली बात हम किस में देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम में। यार हाइड्रोजन एटम में नहीं देख रहे तो किसी फिक्स एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज करिए, किसी फिक्स एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज करिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल कर लेते हैं, है ना? तो ये 12 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने बहुत तसल्ली से सुकून से कर लिया डिस्कस। आपका केमिस्ट्री भी रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब नेक्स्ट देखिए, इफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट ऑर्बिट इज b0, मान लो n1 बराबर 1 में
मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बी नॉट है ना। देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट एट द सेंटर ऑफ एटम। अब चलिए, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड अभी समझाया मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 5। तो बोलोगे कि पहले ऑर्बिट में मतलब n की वैल्यू 1 है बटा दूसरे ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 है। तो पहले ऑर्बिट में नीचे n1 की वैल्यू कितना है 1 और n2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। पहले ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट दिया हो तो यहां पे रख देंगे बी नॉट बराबर दूसरे ऑर्बिट में बी हम निकाल रहे हैं इज इक्वल टू 2 का पावर 5 करे 5 तो 2 का पावर 5 आ जाएगा 32, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में हो जाएगा बी नॉट बटा 32। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई किसी भी तरह का दुख दर्द है तो बताइए। क्या चीज़ है, एकदम ही आसान है। हाँ सर, इसमें कोई भी हमको नया या खास बात नहीं लगा। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी की बात कैसे करेंगे सर? काइनेटिक एनर्जी किसका? अरे इलेक्ट्रॉन का। कहाँ में? nth ऑर्बिट में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की आप बात करेंगे तो सीधा लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन की मास किसी भी ऑर्बिट में तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो तो सेम ही रहेगा। यहां पे बदलेगा तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बदलेगी? स्पीड बदलेगी। और v स्क्वायर है तो स्पीड का स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, v मैंने दे दिया है, ये पूरा भी, हाँ पूरा भी रखेंगे। तो बताइए क्या होगा, जेड स्क्वायर ई का पावर 4। देखिए बेटा वी स्क्वायर करके रखना है। सर वो कहां से आया भी? अरे तुम नहीं जानते हो कहां से आया है? परदेश से आया है। कौन से परदेश से सर जी? ये तो राज की बात है, सबको बताई नहीं जाती। परदेश से आया है। तो ये जो परदेश से तुम भी निकाले हो, नील्स बोर साहब भेजे हैं परदेश से, तो परदेश से जो नील्स बोर साहब भेजे उसका स्क्वायर कर दो। हाँ कर दिया सर जी, जेड स्क्वायर ई का पावर 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर वी एन स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को मैं जरा रीअरेंज करूं तो देखिए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जेड स्क्वायर ई का पावर 4 बटा 4 दूनी 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी आएगा? हाँ सर बिल्कुल सुंदर सुथरा काइनेटिक एनर्जी आएगा। अगर मैं इसी काइनेटिक एनर्जी में ऑर्बिट का जो वैल्यू है कौन से ऑर्बिट में, वो एन है, और एटम की प्रॉपर्टी है जेड स्क्वायर। अगर एटम चेंज करूंगा तो जेड चेंज करेगा, ऑर्बिट का नंबर चेंज करोगे तो एन चेंज करेगा। बाकी चीजें कौन कौन सी कांस्टेंट है बताओ? तो भाई किसी भी ऑर्बिट या किसी भी एटम में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ई का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, क्या 8 फिक्स है, एच प्लैंक कांस्टेंट फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर फिक्स है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, आपको देख के आश्चर्य होगा, इसकी वैल्यू बड़ी सुंदर सी आती है। क्या आती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ये तो टोटल एनर्जी में आता है गुरुजी। तो अभी हम बताएंगे आपको कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है इलेक्ट्रॉन का nth में ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में। तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर यही चीज मैं हाइड्रोजन एटम के अंदर देखूं तो एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 1। जैसे मैंने एटॉमिक नंबर को 1 रखा तो काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल के आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बी एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर, ये आ गया। तो सर काइनेटिक एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट में लिख सकते हैं। हाँ काइनेटिक एनर्जी मान लो किसी n1 ऑर्बिट बटा काइनेटिक एनर्जी इंटू n2 ऑर्बिट का रेशियो देखोगे तो n1 है तो नीचे आएगा n1, ये n2 है तो ऊपर आएगा n2 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में लिखो n को 1 रखो 13.6। अब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और ये कम होना भी चाहिए था। कैसे? कल ही हमने बात किया था कि जैसे जैसे ऊपर ऑर्बिट में जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। क्या एकदम सिंपल लगा? हाँ सर। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो पोटेंशियल एनर्जी की बेटा बात करेंगे तो देखो सबसे पहले समझो कि ये तुम्हारा एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है जो जेड एटॉमिक नंबर का है, तो उसमें कुछ प्रोटॉन होंगे कुछ न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? जेड प्रोटॉन, जेड एटॉमिक नंबर में जेड प्रोटॉन, तो जेड इंटू ई प्रोटॉन का चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आर, मान लो आर रेडियस में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही तो लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे के चार्ज पहला जेड ई, दूसरा चार्ज ई बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस आर। अब इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करोगे तो जेड ई स्क्वायर बटा के की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिर्फ आर, तो आर की वैल्यू यहां पे रखो। अब मैं प्रॉपर डेरिवेशन करके सारी चीज करा रहा हूं, हालांकि इतनी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो कि अगर मैं आर की वैल्यू यहां पे रखूं तो देखो आर कहां है? आर सर ये रहा, क्या है यार? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेड, एच एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड।
एच स्क्वायर एन स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड, एच स्क्वायर एन स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेड, और एक और था ई स्क्वायर, मैंने उसको सब्स्टिट्यूट रखा था। अब यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखिए, एम ऊपर चला जाएगा, एम जेड और जेड ऊपर चला जाएगा तो जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर तो ई का पावर 4 बटा, ये सारा एम जेड ई स्क्वायर से डील कर लिया। हाँ, बचा क्या सर, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब इस पोटेंशियल एनर्जी में ये टर्म इधर कर लो आप, अच्छा 4 रह गया, सॉरी 4 भी तो रह गया। अब इधर कर लो एम ई का पावर 4 बटा 4 इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, अगर मैंने सही लिखा है तो। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये वाली जो वैल्यू है एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी में जो कांस्टेंट आया था उतना ही है, लेकिन उससे थोड़ा डबल है। डबल कैसे, वहां पे 4 से डिवाइडेड किया था, 8 से किया था, यहां पे 4 है। देखो एम ई का पावर 4 इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, तुम खुद देखो, एम ई का पावर 4 है ना, एम ई का पावर 4 इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, देखो तो एम ई का पावर 4 एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ज्यादा है क्या, नहीं वही तो है। देखो देखो एम ई इप्सिलॉन नॉट एच, एम ई इप्सिलॉन नॉट एच, यही तो है। देखो एम ई, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, एम ई इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ई का पावर 4 है, वहां भी ई का पावर 4 होगा। देखो देखो एकदम से एम ई का पावर 4 इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एम ई का पावर 4 8 एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। बस अगर मान लो 8 से डिवाइड करके कितना फैक्टर आया है, अगर मैं 8 को यहां पे बाहर रख लूं 4 इंटू 2, नहीं एक काम करता हूं, सेम ही टर्म में मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा सर, 2 को तो बाहर रखो, ये 8 तो ये पहले वाला टर्म बन जाएगा, तो 2 इंटू 13.6 बटा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 2 और 13.6 26 27.2 आ जाएगा, तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ गया। अब इसमें एक बहुत भारी गलती करी है मैंने, और वो स्क्रीन पॉज करके आपको सोचना है कि इसमें क्या गलती हुई है। बाकी सब तो सेम है, आपको गलती दिखेगी नहीं, लेकिन पता करिए, और पता कर लीजिएगा तो एक कलम आज अपने प्लस कर लीजिएगा, और जरूर बताइएगा सर मजा आ गया और एक कलम प्लस भी किया। गलती यहां पे हुई है भारी, क्या, देखो काइनेटिक एनर्जी एकदम सही है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, निगेटिव नहीं हो सकता। ऑलवेज पॉजिटिव लिख दो तो चलेगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। यहां पर देखो तो भाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें के Q1 Q2 में साइन हम हमेशा मतलब Q1 Q2 साइन के साथ लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। ओ हो, अगर आपने सोच लिया तो जरूर प्लस करिएगा, नहीं भी सोच लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी सोचे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी आ गई। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, तो Z1 हो जाएगा तो माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एन स्क्वायर, ये तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो कुल 14 फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे। क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस बाहर, और ये पूरा टर्म डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2k, सही तो है। तो पोटेंशियल एनर्जी बटा 2 बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, साइन के साथ लिखोगे तो। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में, इसकी मैग्नीट्यूड बटा 2 कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड नहीं लेते, वो तो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा प्लस रहता है, साइन की वजह से ये माइनस रह गया था। तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी डबल था ना, ये 27.2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी को आधा कर दो तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा निगेटिव के साथ। मैग्नीट्यूड देखोगे तो मॉड ऑफ P/2 इज इक्वल टू K। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है टोटल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की बात हो तो कैसे करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो टोटल एनर्जी यहां पे डिफाइंड होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए हाँ कि ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। बताओ समझ में आया क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक को अगर मैं पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूं तो कितना आया था सर, काइनेटिक को पोटेंशियल के टर्म लिखोगे तो आएगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, और ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, अब इसको आराम से देखो,
तो सर ये आ जाएगा टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल बाई टू, पोटेंशियल एनर्जी का आधा। अरे भाई पी में पी बाई टू घटाओगे तो टी बराबर पी बाई टू ही तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। सर इसमें माइनस नहीं आया, माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि प्लस पी में से पी बाई टू घटाओगे तो पी बाई टू आएगा, तो पोटेंशियल को वैल्यू तो रखेंगे तो माइनस आएगा गुरुजी। हाँ तो दोनों निगेटिव होता है। नहीं समझ में कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और चीज से समझते हैं। टोटल एनर्जी बराबर क्या तुमने लिखा के ई प्लस पी, हाँ के ई प्लस पी लिखा। अगर मैं के ई को पी बाई टू ना रखूं, पी को के के टर्म से रखूं तो क्या रखूंगा सर? पोटेंशियल को के के टर्म में रखोगे, हाँ बताओ तो क्या रखूंगा? तो काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी होता है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक का डबल है, यही तो हमने पढ़ा था। देखो पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ के, सही तो है। पूरी पी बराबर -2 टाइम्स ऑफ के, तो यहाँ पे हम पी को रखेंगे -2 टाइम्स ऑफ के, तो ये आ गई थोड़ी टोटल एनर्जी। क्लियर है क्या? हाँ सर एकदम झमाझम। अब देखो टोटल एनर्जी बराबर के माइनस टू के, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या आएगा? के में से 2 के जाएगा माइनस ऑफ के। तो क्या आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम और साइन अपोजिट। मतलब टोटल एनर्जी भी निगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा पॉजिटिव रहता है। और इस सारे टर्म्स हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी की किसके टर्म्स से बात की? पी बाई टू। अगर मैं यहाँ टोटल एनर्जी रहने देता हूँ, ठीक है, पी की वैल्यू पुट करता हूँ, तो बाई टू तो रहने दो, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करो, तो पी हो जाएगा तुम्हारा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ निगेटिव साइन बटा एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो देखो ना यही है। अब 2 से इसको कट करोगे तो टोटल एनर्जी तुम्हारी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 से डिवाइड कर दिया बटा एन स्क्वायर। तो क्या एक और इंपॉर्टेंट बात कि चाहे टोटल एनर्जी हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट के एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, या चाहे काइनेटिक एनर्जी हो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब इन तीनों का रिलेशन अगर मैं रेडियस के टर्म्स में देखूंगा तो क्या आएगा? और तीनों का रिलेशन एक साथ हमें यहां पे डिफाइन करनी है, दो चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले समझिएगा कि अगर मैं टोटल एनर्जी लिख देता हूं तो इसकी निगेटिव वैल्यू के के बराबर होती है, वैल्यू बराबर साइन बस पॉजिटिव करना है, तो खुद निगेटिव माइनस लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई टू। पोटेंशियल की वैल्यू डबल है, उससे आधे से डिवाइड कर दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर यही टर्म रिलेशन में मॉड के साथ लिखूं तो क्या होगा? तो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई टू। 2 को इधर ले जाऊंगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी का मॉड बराबर 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रेशियो कई बार आपसे पूछा जा सकता है, सवाल रेशियो के टर्म्स में आते हैं, खूब आते हैं। कई बार रेशियो में प्लस माइनस इग्नोर कर देता है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ, तो मैं एनर्जी का रेशियो पूछूं। देखो अगर काइनेटिक एनर्जी को 1 लेता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी होगा 2 निगेटिव साइन के साथ, -2 लिख सकता हूं, और टोटल एनर्जी होगा तुम्हारा -1। मैंने सही लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है टोटल का। अगर मैं के को 1 लेता हूं, देखो ना इसको 1 मान लिया तो P बराबर 2 × 1 नहीं आया, और साइन की वजह से माइनस। अगर मैग्नीट्यूड का रिलेशन देखो तो काइनेटिक का मैग्नीट्यूड इनटू पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इज टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। एक बात बताओ, ये 1:2:1 आएगा, पोटेंशियल डबल और टोटल दोनों, टोटल काइनेटिक एक का। यही सेम चीज आपने एक और चैप्टर में पढ़ा है केमिस्ट्री के साथ साथ, उस चैप्टर का नाम क्या है? एक और बार ये चीज आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के साथ साथ, उस चैप्टर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आप रिकॉल कर पाएंगे, प्लीज जरूर बताएं क्या नाम है। सर उसका नाम ग्रेविटेशन है क्या? एकदम सही पकड़े हैं, उसका नाम ग्रेविटेशन है। यहां पे हमारा स्टार वाला स्टार लगा दिए, याद रहना चाहिए। उसका नाम क्या है सर? ग्रेविटेशन। एकदम सही पकड़े, उसका नाम ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सैटेलाइट जब घूम रहा होता है तो यही चीज तो आपने पढ़ा है। अच्छा तो सर रिलेशन प्रॉपर लिखे तो टोटल एनर्जी हो गया हमारा, टोटल है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एन स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनल साइन देखो तो 1/n स्क्वायर, और r इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर था, तो एन स्क्वायर की जगह पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि r प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर था, तो एन स्क्वायर की जगह पे r लिख सकते हैं। ओके तो ये आ गया, माइनस साइन है तो मैग्नीट्यूड निगेटिव आएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी देखो तो सर पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एन स्क्वायर, ये भी प्रोपोर्शनल टू 1/r आ सकता है। और काइनेटिक एनर्जी देखो तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसका प्लस माइनस हटा के लिख लो बस, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पे ग्राफ बनाओगे अगर रेडियस के साथ,
रेडियस के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा आर के साथ, हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी भी आर के साथ पॉजिटिव आएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगा, पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो निगेटिव में यहाँ रहेगा। और इन दोनों को जोड़ के अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस है, ये माइनस है, दोनों को जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल एनर्जी तुम्हारा कहाँ पे आ जाएगा, बीच में यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, तो ये टोटल एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी होगा। कंसेप्चुअली समझो, काइनेटिक पॉजिटिव एंड पोटेंशियल नेगेटिव, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी तो बीच में ही आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ोगे, जैसे -4 + 3 को जोड़ोगे तो बताओ क्या होगा, -4 + 3 -1 आएगा, दोनों के बीच में नहीं है, ग्राफ वाइज, वैल्यू वाइज। हाँ सर, दूसरी बात यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, रामलाल नहीं कमेंट किया, रामलाल स्टार है ये, KTAPA कटप्पा, कटप्पा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल। कहता है देखो ये कटा पा आ, तो के काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कैसा लगा ये रामलाल स्टार, जरूर बताइएगा कि एकदम वाहियात घटिया नहीं है। ये भी तुमको ट्रिक से याद होगा कि तेरे दिमाग में घुस चुका है। सर ये तो दिमाग में घुस चुका है, इसके लिए कौन ट्रिक लगाता है गुरुजी? ये तो कितना आसान है, कितना ईजी है, ये तुरंत से दिमाग में घुसा होगा। हाँ, अब आइए यहाँ पे हम बात करें, अब आइए बात करें टोटल एनर्जी की अलग अलग ऑर्बिट में वैल्यू। तो टोटल एनर्जी बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²। अब फटाफट हम n की वैल्यू 1 पुट करके वैल्यू निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, n1 रखो, n का होल स्क्वायर 1, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n1 तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है, हाँ सर फर्स्ट ऑर्बिट में ही तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 करेंगे। और स्टेट कौन सा, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी टोटल एनर्जी इतनी होगी। अगर मैं n बराबर 2 में जाऊं तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट शुरू जो होता है ना, वो जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वही n की वैल्यू होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में n1, सेकेंड ऑर्बिट में n2, थर्ड ऑर्बिट में n3, थर्ड ऑर्बिट में n3, फोर्थ ऑर्बिट में n4, फोर्थ ऑर्बिट में n4, फिफ्थ ऑर्बिट में n5, फिफ्थ ऑर्बिट में n5। तो जैसा जैसा आपका ऑर्बिट है n की वैल्यू वैसे ही डिसाइड होगा, n की वैल्यू वैसे ही डिसाइड होगा। लेकिन स्टेट देखोगे तो ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ग्राउंड से ऊपर, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा। तो एक्साइटेड में आपको एक कम करके ऑर्बिट लेना है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगा। कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगा। क्लियर आपको समझ में आ रहा है क्या? क्लियर आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब आइए यहाँ पे आपको बताते हैं एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी तो 13.6 आ गया। यहाँ पे इनको 2 रखोगे, 2 कॉलेज कर कितना हो जाएगा? 4। तो अगर 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। अगर n3 से डिसाइड करोगे तो 9, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 9 से डिवाइड करोगे तो 9 9 में 1 और फिर बचेगा 4.5 के आसपास। 9 के बाद 4.5 देख तो 13.6, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे n की वैल्यू तुम रखोगे 4, मतलब 16 से डिवाइड करोगे तो आधा नहीं हो गया ये? नहीं, 16 है, वो 13 है, नहीं आधा नहीं, आधा तब होता 25 होता, तब आधा होता, 25 का आधा तेरा होगा ना, 16, तो 0.85 आता है। इसमें टोटल एनर्जी होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे आ जाएगा आधा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा देखना, ये मुझे बहुत पहले पढ़ा था, याद भी नहीं है। पहला है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.1 0.85 और 0.54, ये याद रहना चाहिए आपको। और मुझे पता है आपको याद होगा 13.6, 3.4, 1.51, 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54, 0.85, 0.54 और 0.36 होता है सिक्स्थ ऑर्बिट में। तो पता होना चाहिए उसी को, जो अभी हमने अलग अलग निकाला है उसको यहाँ पे ऐसे एनर्जी लेवल्स में ड्रॉ कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हाई स्टेट में जाना, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी तो बात ही हमने नहीं करी, इसकी तो बात ही हमने नहीं करी। ये देखिए, मान लीजिए एटम है और एटम के किसी लोअर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? घटेगी। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी ना। कैसे? काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने से स्पीड कम, तो काइनेटिक एनर्जी कम, वैसे भी n की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, टोटल एनर्जी इसकी बढ़ेगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। सर कैसे? टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का नीचे वाले ऑर्बिट में ज्यादा होता है ऊपर वाले ऑर्बिट में? ऊपर। रिलेशन तो सेम है, नीचे ही तो आ रहा है n और r। प्रॉब्लम है इसकी निगेटिविटी से।
सर माइनस तो सर माइनस माइनस ज्यादा कम को बताता है सर, यहाँ पे माइनस ज्यादा कम को बता रहा है। हाँ, स्केलर एनर्जी में देखो फोर्स में प्लस माइनस डायरेक्शन बताता है, एक्सेलरेशन में प्लस माइनस डायरेक्शन बताता है, एनर्जी में प्लस माइनस ज्यादा कम को बताता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर ऑर्बिट, इफ इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करके जा रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी टोटल वाली और पोटेंशियल भी, लेकिन काइनेटिक घटेगी। सर लेकिन टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहना चाहिए ना। किसी एक फिक्स ऑर्बिट में टोटल क्या काइनेटिक पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहती है। टोटल और काइनेटिक पोटेंशियल किसी एक फिक्स ऑर्बिट में कांस्टेंट रहती है। सर्कुलर ऑर्बिट है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगी, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, काइनेटिक भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल सब बदलेगा अगर ऑर्बिट बदलता है तो। देखिए ये आपका है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट ऑर्बिट, सही है, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखो ऑर्बिट में जो ऑर्बिट लिखा हो, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, नंबर वही लोगे। देखो अगर ये सिक्स्थ ऑर्बिट है तो N6, अगर फिफ्थ ऑर्बिट है तो N5, यहां फोर्थ ऑर्बिट है तो N4, थर्ड ऑर्बिट है तो N3, अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो N2 और फर्स्ट ऑर्बिट है तो N1। जो ऑर्बिट है वही नंबर लेंगे आप, वही नंबर लेंगे। देख भाई पहला ऐसा सेक्शन है, छोटे छोटे सेक्शन है, जैसे क्वांटम हो गया पार्ट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली, बड़े छोटे छोटे सेक्शन ही मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, नहीं तो पूरा सिलेबस मैंने बहुत सीक्वेंस आपको पढ़ाया। मैंने कोई भी चैप्टर रैंडम नहीं पढ़ाया आपको, है ना। सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है और छोटा है इसलिए अभी पढ़ा दिया। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन यहाँ पे तो देखने वाला जो नहीं देख रहा है गाली तो वो देता है, देखने वाला बच्चा कहाँ कुछ कहता है। ऐसा नहीं है कि देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एकदम सीक्वेंस में चलता है, उसमें मैंने थोड़ी ना आपको एसी पहले पढ़ा दिया और मैं आपको ईएमआई बाद में पढ़ा रहा हूँ, उसको तो सीक्वेंस में पढ़ा है ना। तो ये सारी चैप्टर चलेंगे, थोड़े छोटे छोटे से हैं। अब लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट का पूरे फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, लॉजिक गेट का पूरे फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं। चलिए खैर गरिमा बनाए रखिएगा बेटा, गरिमा बनाए रखिएगा। चलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो गया आपका, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। प्रॉब्लम पता है, लोग जलते हैं, जो बच्चे हैं वो जलते हैं। वो जलते किस लिए हैं कि पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा पढ़ ले। अरे भाई उसके लिए भी 5 ही मई को पेपर है, तेरे लिए भी 5 ही मई को है। तू तेरी अपनी प्लानिंग है, दूसरे की अपनी प्लानिंग है। वो अपने हिसाब से पढ़ रहा है, तू अपने हिसाब से पढ़। तुमको बाद में देखना है तो अगर मैं लेक्चर नहीं दूंगा तो भी तू बाद में देखेगा, लेक्चर बाद में दूंगा तो भी बाद में देखेगा, आज दूंगा तो भी बाद में देखेगा। तेरे लिए तो कोई समस्या ही नहीं है भाई, जिसको पढ़ना है उसको पढ़ने दे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और जो एक्साइटेड स्टेट होगा उससे ऑर्बिट एक कम करोगे तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और देखो कितना सुकून से पढ़ा रहा हूं मैं। और ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और ये हो जाएगा आपका फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। तो ये एक्साइटेड स्टेट की वैल्यूज हो गई। ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट की वैल्यूज हो गई। अब मैं एनर्जी डिफरेंस अगर देखूं तो एक एक्स्ट्रा बता दिया तुम्हें, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर नीचे करता तो उसकी एनर्जी में कितने का डिफरेंस आएगा। इस एनर्जी का डिफरेंस निकालो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका डिफरेंस निकालो 12.09 इलेक्ट्रॉन, इसका डिफरेंस निकालो 12.7। इस एनर्जी में से ये एनर्जी घटा दो तो 12.75 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी। इसको गैप लिखा है बस। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आता है तो इतने गैप का एनर्जी डिफरेंस आएगा, और उतना ही एनर्जी लेके नील्स बोर के थर्ड एटॉमिक मॉडल की वजह से फोटोन निकलेगा इस एनर्जी का। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तो इस एनर्जी का फोटोन निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तो इस एनर्जी का फोटोन निकलेगा। समझ गए। अगर सर ऊपर भी जा सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है उसकी एनर्जी कम है, ऊपर जाने के लिए कोई एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, उस फोटोन की एनर्जी इतनी हो गई तो यहां से जंप कर जाएगा। कम हुई तो कम हो गए, तो बीच में तो इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता है। अब इसी के बेसिस पर डिफाइंड होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम साहब होता क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है जैसे मान लीजिए कि ये एनर्जी डिफरेंस हमने लिखा, ठीक है, ओके सर लिख लिया। अब यहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करना, है ना। तो जैसे ही जंप करेगा तो वहां से फोटोन निकलेगा, फोटोन की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम ड्रॉ करते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा बनता है जरा देखिएगा। मान लीजिए कि ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, कहां से,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, तो इसको कहते हैं हम लाइमन सीरीज, कि अगर तुम्हारा फाइनल 1 पे हो तो इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। अगर यहां से यहां आता है सेकेंड ऑर्बिट से, सॉरी थर्ड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड पे, तो इसको कहते हैं लाइमन सीरीज का सेकेंड लाइन। यहां से यहां कहते हैं यह है लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन, यहां से यहां आएगा लाइमन सीरीज का फोर्थ लाइन, यहां से यहां आएगा लाइमन सीरीज। इस सारे में अगर फाइनल ग्राउंड स्टेट में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो ये लाइमन सीरीज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। बाल्मर में क्या होता है कि तुम्हारा नंबर ऑफ फाइनल स्टेट सेकेंड हो जाता है, सेकेंड ऑर्बिट में आता है। ये सारे तुम्हारे कौन से सीरीज में आते हैं? बाल्मर सीरीज में आते हैं, बाल्मर सीरीज में आते हैं। ये तुम्हारा होता है पास्टन सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, पीफर्ड, हम्फ्री, ये आता है। सर यहाँ पे तो हमें कोई जनरलाइज फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा सर, कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कोई भी रैंडम पूछे यहां से यहां आया, तो बताओ जो फोटोन निकलेगी उसकी एनर्जी क्या होगी, या वेवलेंथ क्या होगी। वेवलेंथ के टर्म्स में खूब सवाल पूछते हैं, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछते, वेवलेंथ ही पूछते हैं। तो क्या होगी बताओ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी, घूमने वाली फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर एनर्जी का डिफरेंस। अब मान लो इलेक्ट्रॉन किसी एन इनिशियल ऑर्बिट में, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, इसकी टोटल एनर्जी इस ऑर्बिट में, एन इनिशियल ऑर्बिट में, मान लो यहां से जंप करके फाइनल ऑर्बिट में आया, तो एनर्जी का डिफरेंस कैसे होगा? चलो पीछे चल के पहले ये निकाल लेते हैं। तो नील्स बोर का थर्ड पोस्टुलेट था कि मान लो किसी इनिशियल स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और वो जंप करके किसी फाइनल स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है, जंप करके हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, या इनिशियल माइनस फाइनल करो, इनिशियल माइनस फाइनल। अब बताओ क्यों किया इनिशियल माइनस फाइनल? अरे भाई साहब, इनिशियली इसकी एनर्जी ज्यादा थी एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा थी, अब लोअर स्टेट में आए हैं तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फॉर्मूला होता है। सर फोटोन की एनर्जी को तो हम एस सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, लिखिए एस सी बाई लेमडा लिखिए। एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी स्टेट क्या होगी? सर इनिशियल एनर्जी स्टेट तो हमें लिखनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी का जनरलाइज फॉर्मूला क्या था वो ले आओ एक बार। देख भाई डायरेक्ट मुझे याद है, लेकिन नहीं लिख रहा हूं कि मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि अगर मतलब अजीबो गरीब सवाल आ गया तो उसको कैसे करोगे। देखो अगर मैं यही काइनेटिक एनर्जी का टर्म उठा लूं और माइनस लगा दूं तो चलेगा? हाँ उठा लो, एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4, एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4, एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4, एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4। देखो इनिशियल एनर्जी स्टेट होगी एम माइनस साइन के साथ एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 बटा एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 बटा, सर ये कैसे याद है? इसको याद नहीं रखना ना, चाहिए तो निकाल लोगे, स्पीड निकाल लोगे, देखो वी पता चल जाएगा, वी 2 सेकंड में आ जाएगा। 8 एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल के बराबर होता है माइनस साइन 8 एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट एच इप्सिलॉन नॉट एन, एच इप्सिलॉन नॉट एन, एच इप्सिलॉन नॉट एन, तो 8 एच इप्सिलॉन नॉट एन और तीनों का स्क्वायर था। अब इनिशियल स्टेट में इनिशियल के बराबर होगा। अब यही चीज मैं यहां पे कॉपी कर लूं और यहां पेस्ट कर दूं, बस एक फर्क होगा कि माइनस फॉर्मूले का और ये एज इट इज यहां पे फाइनल ऑर्बिट आ गया। भाई साहब इसमें तो ना तो मैं जेड चेंज कर रहा हूं, ना तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज चेंज होगा, ना इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा, क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होगा बस। हाँ अब एच सी को यही रखो, लेमडा ले जाओ इज इक्वल टू माइनस यहां से निकालो माइनस एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 बटा 8 एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल का होल स्क्वायर, माइनस साइन के साथ अगर निकाला है तो, अच्छा माइनस नहीं निकालते तो, अगर यही टर्म निकालू तो बस ये वाला माइनस नहीं निकालू तो सिर्फ इतना ही टर्म निकालो तो, सर ये टर्म निकालोगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, मतलब ये एन फाइनल का स्क्वायर आएगा, माइनस इनिशियल वाला निगेटिव ही रहेगा, टोटल इसे निगेटिव था इसलिए माइनस लिखा। ओके एच सी को भी नीचे ले जाओ, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 बटा एच सी मल्टीप्लाई होगा तो 8 एच क्यूब इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू सी इंटू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का होल स्क्वायर। इसी को हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट आर। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर इंटू 1 अपॉन एन फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का होल स्क्वायर। तो इसमें एक टर्म याद रखो कि हम यहां पर इनिशियल से फाइनल की तरफ आते हैं, तो इनिशियल नंबर यहां, फाइनल नंबर यहां, तो इस लेमडा का फोटोन निकलता है, इस लेमडा का फोटोन निकलता है। ये तुम्हारा जनरलाइजेशन हो गया, जहां पे रेडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रम, या आर को हम लिख सकते हैं
912 एंगस्ट्रम मीटर में आएगा ये यार? नहीं नहीं, ये तो देखो ये तो डायमेंशनलेस है। ये 1/r की वैल्यू होती है, 1/r की वैल्यू होती है। r की वैल्यू होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो इस r को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.1, देखो ना 0.09 है, अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 1.1 इंटू 10⁻7, ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड 1/r होता है 912 एंगस्ट्रम, 1/r होता है 912 एंगस्ट्रम। तो ये वाला टर्म तुमको रटा हुआ होना चाहिए, ये वाला टर्म तुमको। तो पूरे इसमें मैं बस यही तुमको बोला कि ये रटो, क्योंकि इस पे सवाल बहुत सारे आएंगे। अब देखो, अब हमने लेमडा पढ़ लिया है कि किसी n1 से n2 तक जाने पर वेवलेंथ क्या होता है। अब देखो यहां पे हम डिफाइन करते हैं पहले लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का फाइनल डेस्टिनेशन फर्स्ट ऑर्बिट होता है और ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट आएगा कहां से? अगर वो सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो ऑर्बिट बोला है वही नंबर n की वैल्यू होनी चाहिए। जो ऑर्बिट वही n की वैल्यू, जो ऑर्बिट वही n की वैल्यू। चलो सेकेंड ऑर्बिट n2, थर्ड ऑर्बिट n3, फोर्थ ऑर्बिट n4। जो ऑर्बिट होगा वही नंबर होगा, जो ऑर्बिट होगा वही नंबर होगा, जो ऑर्बिट होगा वही नंबर होगा, जो ऑर्बिट होगा वही नंबर होगा। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट बोले तो एक ज्यादा लेंगे। एक्साइटेड स्टेट में एक ज्यादा कैसे लेंगे? ग्राउंड स्टेट ही हो गया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n2 होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? n2 होगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n3 होगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट n4 होगा। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n5 होगा। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट n6। एक्साइटेड स्टेट में एक ज्यादा लेना है बस। एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ ऑर्बिट बोले n वही ले। सुन, तू समझता है, तू जानता है, बस सवाल जब करना तो ध्यान से करना, सवाल जब करना तो ध्यान से करना। चल, लाइमन सीरीज क्या होता है? लाइमन सीरीज में इनिशियल तुम्हारा सेकेंड से फर्स्ट में आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है और इंफिनिटी से भी आ सकता है। कहां से आ सकता है? इंफिनिटी से आ सकता है। फर्स्ट सीरीज इसको बोलते हैं भाई, देख फर्स्ट सीरीज इसको बोलते हैं। यह है तुम्हारा फर्स्ट लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सॉरी फर्स्ट लाइन बोलते हैं इसको, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। यह तेरा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन है ये। अच्छा, अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फोटोन की एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन के जंप होने से वो कम होगी, क्योंकि ये कम सबसे, देखो यहां से यहां पे एनर्जी डिफरेंस कम है, ये एनर्जी और ज्यादा होगा, ये एनर्जी और ज्यादा होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं लेमडा मैक्सिमम लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सर कैसे? अरे चाचा मोहन, रे चाचा मोहन, एनर्जी जब मिनिमम है तो लेमडा तो मैक्सिमम होगा। हाँ, अच्छा, इसको हम के अल्फा लाइन भी बोलते हैं। सर कितने नाम है सर जी, वही तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लेमडा मैक्सिमम लाइन ऑफ लाइमन, के अल्फा लाइन, इसको बोलते हैं के बीटा लाइन या सेकेंड सीरीज ऑफ लाइमन, इसको बोलते हैं थर्ड सीरीज ऑफ लाइमन, के गामा लाइन, अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इसको बोलते हैं। और लेमडा मिनिमम लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लेमडा मिनिमम लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लेमडा मिनिमम लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे लेमडा सबसे कम पाया जाता है, लेमडा सबसे कम पाया जाता है। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंफिनिटी से आया है। लाइमन के बाद क्या होता है? बाल्मर। वही कहानी चलेगी, बस यहां पे बाल्मर सीरीज में तुम्हारा इनिशियल क्या हो जाएगा? शुरू 3 से होगा, फाइनल नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 आएगी, फाइनल तुम्हारा 2 आएगा। इसका फाइनल क्या आएगा? इसका फाइनल 1 आएगा, इसका फाइनल 2 आएगा, इसका फाइनल 3 आएगा। तो क्या होता है? लाइमन, बाल्मर, पास्सन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ऐसा ही कुछ होता है। ये तुम्हारा फाइनल 3 हो जाएगा, यहां से यहां तक आएगा, इसको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। इसका तुम्हारा फाइनल क्या हो जाएगा? इसका फाइनल तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो लाइमन, बाल्मर, पास्सन, ब्रैकेट, पीफंड। अच्छा, ये इसकी जो वेवलेंथ होगी वो किस रीजन में होता है? तो ये होता है तुम्हारा कुछ होता है ब्रैकेट नहीं, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितने का आता है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और तुमको मैंने पढ़ाया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में जाएगा? अल्ट्रावायलेट रीजन, देख। और ये होता है 3.6, ये किस में जाएगा? विजुअल रीजन, देख। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने विजुअल रीजन पढ़ाई थी। अगर इसमें मजा आया हो तो कमेंट करके बता देना। सर ऐसे भी हमको तो पता था पहले से। यस, मॉडर्न फेज के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। अच्छा, ईएम वेव में भी बताया था। ये किस में जाएगा? तो ये एनर्जी डिफरेंस 0 पॉइंट समथिंग आता है, ये आ जाता है तुम्हारा इंफ्रारेड में। ये भी इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ऐसा सीरीज बनता है। देख मैंने यहाँ पे टेबल लगा दिए, देख।
लाइमन सीरीज देख, अल्ट्रा वायलेट रीजन देख भाई, लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस देखना, इसके ट्रांजिशन में एनर्जी का डिफरेंस सबसे मिनिमम है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ज्यादा ही होगा, तो अल्ट्रा वायलेट में आता है। बाल्मर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 समथिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। पास्टन सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड और ये फार इंफ्रारेड, तो 3 तुम्हारे इंफ्रारेड में है, पहला अल्ट्रा वायलेट, दूसरा विजिबल, 3 इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। इसकी फाइनल नंबर देखो फिक्स है, इनिशियल जस्टिस से ऊपर होगा, इनिशियल जस्टिस से ऊपर होगा। चलो हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं। लाइमन सीरीज में अगर मैं इनिशियली 2 से मतलब सेकेंड ऑर्बिट से फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में आऊं मतलब n1 लो, फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में आऊं मतलब n1 लो, तो यहां से वेवलेंथ जो डिफाइंड होगा, सेकेंड से 1 में आया है तो फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन का मतलब है लेमडा मैक्सिमम लाइन, तो लेमडा मैक्सिमम आप लिखेंगे r इंटू 1 अपॉन फाइनल, यहां लिखते हैं इनिशियल यहां लिखते हैं, फाइनल हो गया 1 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल हो गया 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो r 1 माइनस 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 4 एलसीएम 4 में से 3/4 r इज 1 अपॉन लेमडा, तो लेमडा मैक्सिमम तेरा चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे 4/3r, जहां पर 1 अपॉन r की वैल्यू आप जानते हो, तो लेमडा मैक्सिमम आ गया। अब अगर मैं 3 से 1 पे लूं तो इन फाइनल 1 पे लूं तो सेकेंड लाइन का होगा, सेकेंड लाइन का लेमडा, तो सेकेंड लाइन का लेमडा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन फाइनल, बोलो सर फाइनल हो गया मेरा 1 और इनिशियल हो गया 3 का होल स्क्वायर 9। अब देखो 9 तो ये हो गया तुम्हारा r, 9 एलसीएम लेंगे 9 माइनस 1 8/9, तो लेमडा ऑफ सेकेंड लाइन आ जाएगा, लेमडा ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर आ जाएगा 9/8r, पहले के कंपेयर में कितना कम हो गया, तो 4/3r है, ये 9/8r है, रेशियो देखना पड़ेगा। अच्छा लेमडा मिनिमम बोलो, तो इन्फिनिटी से अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो ये लेमडा मिनिमम होगा, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पर निकलेगी। तो अब बताओ 1 अपॉन लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू फाइनल तो 1 है और ये इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, तो ये जस्ट r बनेगा क्या 1 अपॉन लेमडा मिनिमम, हाँ, तो लेमडा मिनिमम तुम्हारा बन गया 1 अपॉन r। अब इसमें तुमसे ना लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बटा लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का रेशियो पूछेगा, सर कर देंगे, करो फर्स्ट लाइन बताओ, फर्स्ट लाइन तो यही था 4/3r, तो ये है तुम्हारा 4/3r इज इक्वल टू ये है तुम्हारा लेमडा, लास्ट लाइन मतलब लेमडा मिनिमम 1 अपॉन r, r ऊपर चला जाएगा, तो ये रेशियो आएगा 4/3, ये रेशियो आएगा 4/3, बताइए ये रेशियो क्या आ जाएगा 4/3, बोलिए कोई दिक्कत, ये रेशियो क्या आ जाएगा 4/3, कोई समस्या कोई कष्ट कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई समस्या कोई कष्ट कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं सर। बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, लाइमन के बाद हम बात करते हैं बाल्मर की। बाल्मर सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल है इसका 3 4 5 6 और फाइनल क्या हो जाएगा 2 से शुरू होगा, फाइनल तुम्हारा 2 होगा। तो सबसे पहले हम लेमडा मिनिमम की नहीं मैक्सिमम की बात करें या फर्स्ट लाइन की बात करें, लेमडा मैक्सिमम या फर्स्ट, देखो पढ़ाते पढ़ाते कई एक आध जगह कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा तो खुद ठीक कर लेना, कोई कंसेप्चुअल गलत चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी, लेकिन कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको ठीक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट लाइन हो जाएगा r इंटू 1 अपॉन फाइनल हो गया 4 और इनिशियल हो गया तुम्हारा 3 का होल स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है 9 चौक 36, हाँ 9 चौक 36, ये 9 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 5r/36। तो बताओ लेमडा मैक्सिमम क्या आ जाएगा सर 5r/36, तो हो जाएगा 36/5r, ठीक है ओके सर जी। अब 4 से अगर तुम्हारा फाइनल 2 में आ रहा है तो ये सेकेंड लाइन हो जाएगा, तो सेकेंड लाइन का बोलो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r इंटू फाइनल तुम्हारा हो गया 4 जैसे इसमें था माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, है ना 4 का होल स्क्वायर 16। अब यहाँ पे एलसीएम अगर तुम लेते हो नीचे 16, r बाहर, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 1 1 अपॉन लेमडा ऑफ सेकेंड लाइन, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये आ गया तुम्हारा 16/3r इन लेमडा ऑफ सेकेंड लाइन। अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन का होगा 1 अपॉन लेमडा मिनिमम या लास्ट लेमडा इज इक्वल टू r, फाइनल तो 1/4, इनिशियल हो गया इन्फिनिटी। देखो फाइनल तो सब में 1/4 है क्योंकि बाल्मर मतलब सेकेंड ऑर्बिट में जाना, तो लेमडा मिनिमम यहाँ से आ जाएगा 4/r। अब पता है कैसा मिक्स सवाल पूछेंगे, तुमसे बोलेंगे बाल्मर का मैक्सिमम वेवलेंथ और बाल्मर का मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो बनाओ, या बाल्मर का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ और बाल्मर के लास्ट लाइन का
लास्ट लाइन का रेशियो बताओ। तो फर्स्ट लाइन कितना है, फर्स्ट लाइन 36/5 आर, 36/5 आर। लास्ट लाइन बोलो 4/r। तो ये r से r कट जाएगा, देखिएगा ध्यान से, r से r आपका कट रहा होगा क्या, रे भाई जी जाना, बाप रे बाप गया, r से r कटेगा, 5 चौक 20, 35/35, 36 था वे, 35 क्यों लिया, 36/5 आ रहा है, 36। तो 36 को तो काट भी सकते हो 9 से, तो ये हो जाएगा 9/5, 9/5। कोई भी कैलकुलेशन में छोटी मिस्टेक हो प्लीज इग्नोर करना, है ना, प्लीज खुद ठीक कर लेना, बहसबाजी मत करना, ठीक है, संभाल लेना आराम से। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया बाल्मर का, लाइमन बाल्मर का रेशियो पूछ सकता है तुमसे, ये भी तो पूछ सकता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर और फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर का रेशियो बताओ, ये भी तो पूछ सकता है लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बताओ, या लास्ट लाइन ऑफ लाइमन फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर बताओ। भाई 10 साल में कम से कम 5-6 सवाल इस पर पूछे सर, ऐसे तो कर लेंगे हम। पास्टन सीरीज बताओ, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्री, यही होता है, इसमें बताओ। तो इसमें तुम अगर फर्स्ट लाइन देखोगे तो फर्स्ट लाइन में फाइनल किस में आएगा, 3 में, तो निकाल दो 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू r इंटू 1/9 माइनस 1/16। यहां से 9 इंटू 16, 9 इंटू 16, 16 में से 9 जाएगा 7 ऑफ r इज इक्वल टू 1/λ मैक्सिमम। तो लेमडा मैक्सिमम आपका आ रहा होगा 16 गुना 9/7 आर, दैट्स इट। लास्ट लाइन देखूं अगर मैं, लास्ट लाइन तो फाइनल तो तुम्हारा ये 3 ही होगा, तो 1/λ मिनिमम दैट इज इक्वल टू r 1/9 माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1/∞, तो 0 हो जाएगा। तो लेमडा मिनिमम आपका आ जाएगा 9/r, बताओ 9/r। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, अगर तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी nth ऑर्बिट में है तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने बना सकता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी nth ऑर्बिट में है तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने बना सकता है, उसको ऐसे देखते हैं सर। कैसे, देखो, जैसे मान लो 2 ही लाइन है, मतलब पहले यहां से शुरू करते हैं, मान लो 2 ही ऑर्बिट हम कंसीडर करें और इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है। ऊपर जाएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना, नीचे आएगा तभी तो फोटोन निकलेगा। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल है, तो एक ही पॉसिबल ट्रांजिशन होगा, 1 ट्रांजिशन ओनली। तो कितने पॉसिबल वेवलेंथ होगा, लेमडा एक ही आएगा, 1 वेवलेंथ आएगा, सिर्फ एक ही वेवलेंथ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 ऑर्बिट बनाता हूं और इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है, तो इससे कितने तरह के लेमडा हो सकते हैं, 3 लेमडा हो सकते हैं। एक ट्रांजिशन इसका और यहां आने के बाद एक ट्रांजिशन इसका, या डायरेक्टली यहां हो जाएगा। तो 3 पॉसिबल ट्रांजिशन, यहां पे एनर्जी डिफरेंस अलग है, यहां पे लेमडा 1 निकलेगा, यहां पे लेमडा 2 निकलेगा, यहां पे लेमडा 3 निकलेगा। जो लेमडा तुमसे पूछा है उसके क्रॉसपॉन्डिंग निकाल सकते हो, 3 पॉसिबल ट्रांजिशन। अगर यहां पे 4 ऑर्बिट है तो कितने डिफरेंट लेमडा हो सकते हैं, यहां से यहां आएगा, या देखो पहले मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां आएगा तो एक ट्रांजिशन, यहां जाएगा 2 ट्रांजिशन, यहां जाएगा 3 ट्रांजिशन। या ऐसा भी हो सकता है कि यहां आया एक ट्रांजिशन हुआ, उसका सीधा कूद गया, या ऐसा भी हो सकता है कि यहां से सीधा यहां कूद गया फिर यहां कूद गया, या ऐसा भी हो सकता है सीधा यहां से यहां कूद गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 डिफरेंट ट्रांजिशन हो सकते हैं। सर इसमें एक और पॉसिबल है क्या, ऊपर से तो कूद ही गया, अब क्या पॉसिबल है भाई, एक और कूद के फिर एक एक करके कूदा, फिर एक कूदा, फिर 2 कूदा, फिर 2 कूदा, 8 ही तो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं 1 2 3 4, 4 रख दो यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 2 से 4 कटेगा 2, 4 में से 1 3, 3 गुना 2 6 आने चाहिए, हैं 6 ही लाइन होने चाहिए। ये कितने लाइन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, तो ये कॉमन हो गया ना, वही कहूँगा मैं, ये तो कॉमन हो गया रे, ये और ये तो कॉमन हो गया, ये थोड़ी ना आएगा, ये थोड़ी ना पॉसिबल, ये तो हो चुका है ना। अरे इस ऑर्बिट में तो हो चुका है, हाँ, और भी हो चुका है, देख ये हो चुका है भाई। यहां से जो वेवलेंथ निकला और यहां से निकला वो तो सेम ही निकला, ये हो चुका। तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 बचा, और देखो 6 आया। अरे भाई मैं कह रहा हूं यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां जंप करके गया तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन निकला, हाँ, फिर यहां गया तो किसी दूसरा लेमडा निकलेगा, यहां पे तीसरा लेमडा निकलेगा, फिर यहां से यहां जाके डायरेक्ट जंप किया, ये लेमडा अलग होगा, इस लेमडा और इस लेमडा से ये लेमडा अलग होगा, लेकिन ये तो सेम है, हाँ, ये लेमडा अलग होगा लेकिन यहां से यहां आने वाला ये तो यही है। तो यहां पे कितने स्पेक्ट्रल लाइन, 6 स्पेक्ट्रल लाइन और 6 डिफरेंट पॉसिबल लेमडा, 6 डिफरेंट पॉसिबल फोटोन लेंगे।
ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे nth ऑर्बिट में तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे हमने ट्रांजिशन का बना दिया। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है? सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब पॉसिबल डिफरेंट लेमडा, पॉसिबल डिफरेंट लेमडा कितने होंगे? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। बड़ा सिंपल है, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर? इसमें भी एक सवाल पूछ लेता है ऐसे कि मान लो कि यहाँ पे एनर्जी है ऑर्बिट का E1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी होगा E1, यहाँ होगा E2, यहाँ होगा E3। अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ है तो एनर्जी लिखना है लेमडा 1 का, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ है तो एनर्जी निकला है लेमडा, फोटोन निकला है लेमडा 2 का। अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा तो वेवलेंथ बताओ कितना होगा? सर ये कैसे करते हैं सर? यहाँ पे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी आपने नहीं बताया भाई, सिंपल सा वेवलेंथ और नंबर ऑफ ऑर्बिट और एन के बाद में फॉर्मूला है। पहले तो बेसिक कंसेप्ट ये था कि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एनर्जी E1 है और यहाँ पे आया तो एनर्जी E2 है, इतना ही फोटोन का एनर्जी निकला जिसकी वेवलेंथ लेमडा 1 मतलब Sc/λ1। नहीं समझे भाई? यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी E1 है, यहाँ से ट्रांजिशन हुआ तो लेमडा 1 फोटोन का वेवलेंथ निकला। अब लेमडा 1 फोटोन का वेवलेंथ लेमडा 1 के कोरस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी हो गई Sc/λ। कहाँ से आया? इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर। ओ अच्छा, फिर यहाँ से आया तो सर ये हो जाएगा फिर E2 माइनस E3, हाँ हायर में से लोअर घटाएंगे तो Sc/λ2, और यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा E1 माइनस E2, यहाँ लिख लो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E3, सीधा E3 इज इक्वल टू Sc/λ, ये एज्यूम कर लिया हमने, E1 से ज़्यादा E3। यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E3 का है, तो E1 माइनस E3 क्या हो जाएगा? Sc/λ। क्लियर? हाँ सर। अब कैसे करेंगे इसको? एक काम करते हैं, उसको यही लिखते हैं एक बार को, E1 माइनस E3 इज इक्वल टू Sc/λ। अगर मान लो इसको मैंने लिख लिया और सारे टर्म को ऐड किया, सारे टर्म को जोड़ दो, तो यहाँ से तुम्हारा सारे टर्म जोड़ने से E2 से E2 कट जाएगा, ये इससे कट गया, हाँ कट गया, फिर E3 माइनस नहीं, इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। चिंता मत कर, मैं बताता हूँ, और इसका सॉल्व करने के बाद मैं एक जोरदार चीज़ भी बताऊंगा, चिंता मत कर। एक काम कर, क्या इसको ऐड कर दे, इसको अगर ऐड करेगा तो E2 माइनस और E2 प्लस कट गया, ये क्या बचा सर? ये बचा E1 माइनस E3 इज इक्वल टू क्या बचा? तो Sc कॉमन निकाल लोगे तो 1/λ1 प्लस 1/λ2, क्योंकि ऐड किया मैंने, जोड़ा है, तो ये प्लस ए प्लस ऐड हो गया, ये भी प्लस ए प्लस ऐड हो गया, सॉरी ये प्लस ए माइनस था तो ऐड करेंगे तो माइनस रह जाएगा, ये माइनस और ये प्लस ऐड करेंगे तो कट गया, और E1 माइनस E3 तुम्हारा यहाँ है, E1 माइनस E3 क्या? Sc/λ। E1 माइनस E3 की वैल्यू यहाँ रख, तो आएगा Sc/λ इज इक्वल टू Sc डिवाइडेड बाई 1/λ1 1/λ2। बहुत फेमस सवाल है, Sc से Sc कट गया, 1/λ आ गया 1/λ1 प्लस 1/λ2, तो लेमडा आ जाएगा यहाँ से, लेमडा आ जाएगा यहाँ से, लेमडा आ जाएगा यहाँ से, लेमडा 1 लेमडा 2 प्रोडक्ट ऊपर प्लस आ जाएगा, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये टर्म आ गया। देखो आराम से, देखो आराम से, 1/λ इज इक्वल टू एलसीएम लिया, फिर उल्टा कर दिया तो ये आ जाएगा, ये लेमडा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह का सवाल कर सकते हो। हाँ अब देखो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, कैसे? देखो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तो लेमडा 1 वेवलेंथ का फोटोन निकला, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? इस गैप के बराबर। इसकी एनर्जी कितनी होगी? इस गैप के बराबर। यहाँ पे जो आएगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? इसके बराबर। तो ये वाला एनर्जी से निकला Sc/λ1, इस वाले एनर्जी से निकला Sc/λ2, प्लस कर दिया, और दोनों एनर्जी ऐड करूंगा तो यहाँ से निकला हुआ फोटोन की एनर्जी होगा। मैं कह रहा हूँ इस फोटोन की एनर्जी बोलो Sc/λ1, इस फोटोन की एनर्जी बोलो Sc/λ2, और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जो ट्रांजिशन से फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी इन दोनों फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी, इज इक्वल टू Sc/λ। ये समझना था, इससे कट गया, सीधा आंसर आ गया। बताओ ये कैसा फील हुआ? एमआर स्टार फील तुमको कैसा लगा? तो ऐसे तो डायरेक्ट कर लेंगे, हाँ कर लेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देखो नील्स बोर ने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं किया था। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये गलत हो जाता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में ही डिफाइन किया था। अच्छा सर, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम में जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब अभी फोटोन इमिट हो रहा था, उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ ग्राउंड स्टेट से पॉसिबल है, और इसके बारे में तुमको एनसीईआरटी में डिटेल इतना ही पढ़ना, बस नीट में सवाल आया भी नहीं ज़्यादा, सिर्फ ये समझना है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहाँ पे समझना ओनली पॉसिबल फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो यहाँ से फोटोन गिरेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर जंप कर जाएगा। अब कितनी फोटोन का एनर्जी है उस बात पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कितना जंप करेगा। अगर यहाँ पे फोटोन की एनर्जी अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है।
इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल। बताओ क्यों नो एब्जॉर्प्शन पॉसिबल, बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो कह रहे हो सर ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएगा, ग्राउंड स्टेट से सबसे पहले कहां जा सकता था? सेकंड में, और वो एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अच्छा यस, अब यहां पे मैं कुछ ट्रांजिशन लिख रहा हूं, कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है बताना। फर्स्ट से एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 2 में गया, या फर्स्ट से 3 में गया, या 3 से 4 में गया, या 5 से 2 में गया। तो 5 से 2 में तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो इमिशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना होगा। जैसे 2 से 1 में आया, ये होगा ही नहीं। अच्छा 1 से 4 में गया, हाँ ये हो सकता है। अब इसमें बताओ कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं। मतलब मैं ABCD कर दो, 2 तो मैंने ही काट दिए। अरे एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाना चाहिए ना। तो ABCDE और F तो पॉसिबल है, चलो ठीक है। 1 से 4 में क्या ठीक है, 2 से 1 में ऊपर से नीचे नहीं आएगा, 5 से 2 में नहीं जाएगा, 3 से 4 में, 1 से 3 में, 2 1 से 2 में, ये हो सकता है। अब इसमें बताओ कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। अगर जी भी मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये इनिशियल ऑर्बिट है, ये फाइनल ऑर्बिट है। अगर मैं बोलूं 2 से 3 में गया है, तो बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? 2 से 3 में गया पॉसिबल है कि ना? थोड़ा सोच के बोलना, आराम से बोलना, ये हमारा स्कैम है, ध्यान से देखना। एक बात पे ध्यान रखना, सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ही पॉसिबल है। सर एक्साइटेड से क्यों पॉसिबल नहीं? मान लो ऑर्बिट 3 में कोई इलेक्ट्रॉन है और यहां से आया फोटोन, एनर्जी लेके ऊपर जाएगा। देखो अब फोटोन आया, अब उसका इंट्रैक्शन होगा, एनर्जी लेके ऊपर जाएगा, उससे पहले वो नीचे चलाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कभी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं जब तक उसको नीचे खाली मिल रहा है जगह, तब तक। अगर नीचे भरा होता तब यहां रह सकता है, वो इमिशन करके नीचे आ जाएगा। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नीचे आने पे कम होती है कि ज्यादा? सर नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, टोटल वाली। तो हमेशा वो टोटल एनर्जी कम करके स्टेबल होना चाहेगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहां रहता है सर? नीचे वाले स्टेट में। तो अगर नीचे जगह खाली तो नीचे आ जाएगा, और नीचे जगह खाली है तुम क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। ये तुम्हारा होमवर्क है और साथ में एमआर स्कैम है, इसको ध्यान से करना। ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, बहुत शानदार सवाल है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द एंगुलर मोमेंटम एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट? अब तुम साफ साफ यहां से सोच सकते हो कि सर एंगुलर मोमेंटम सही तो है, mvr, तो एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और ये गलत है, पहले ही बता देता हूं गलत है। सर क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आर पे डिपेंड करेगा, वो सही दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन बाकी कांस्टेंट होता तब ना। अगर तुम आर चेंज करोगे तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, आर चेंज करने से भी फर्क डालता है, तो पहले भी से डील करो और फिर बात करना। अच्छा अब नीट में सवाल कैसे आए हैं, तो तुम बेसिक से ऊपर अगर चले तो नीट में सवाल कुछ आसान भी आए हैं और कुछ ऐसे सवाल आए हैं जो एग्जाम में छोड़ देने चाहिए, जो 1 मिनट में हो ही नहीं सकते, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन ये कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं जो आपको आराम आराम से करने हैं। पहला, चलो मैं कुछ तो करा ही देता हूं। इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, द रेडियस a नॉट, द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम गिवन बाय, इन द टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ऑफ द रेडियस a नॉट, द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। तो आर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर फर्स्ट में है आर a नॉट तो n1 रखोगे तो a नॉट आएगा। जैसे मैं पहले ऑर्बिट में देखूं बटा मैं दूसरे ऑर्बिट में देखूं, तो यहां पे मैं पहले रखूंगा 1 और दूसरे में रखूंगा 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर ये 4 आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 रहेगा। और आर नॉट पहले ऑर्बिट में a नॉट दिया तो a नॉट रख दो, तो a नॉट इंटू 4 बराबर R2, 4 a नॉट आएगा। नेक्स्ट देखो, when hydrogen atom is in first excited level of radius is of the Bohr radius। अच्छा अभी बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 हो गया ना। देखो ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आता है, तो जो भी एक्साइटेड स्टेट एक ज्यादा ऑर्बिट की बात करेंगे। तो ये तो तुम्हारा क्या है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल द रेडियस इज ऑफ द बोर रेडियस, मतलब बोर रेडियस के कंपेयर में 4 गुना ही तो है, 4 गुना। सर बहुत आसान है ये सब सवाल। हाँ तो आए हुए सवाल, इसको कर लेंगे एक बार। What should be the angular momentum of the electron in Bohr hydrogen atom whose energy is minus 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अब इतनी एनर्जी कहां होती है याद करना, इतनी एनर्जी होती है n बराबर फिफ्थ ऑर्बिट में। देख फर्स्ट ऑर्बिट में होता है 13.6, सेकेंड ऑर्बिट में होता है 3.4, थर्ड ऑर्बिट में होता है 1.51, 3 के 9, हाँ, फोर्थ ऑर्बिट में होता है 0.85, फिफ्थ ऑर्बिट में आता है। और फिफ्थ में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 5 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई। तो n की वैल्यू 5 रख दो तो 5h/2 पाई आएगा, 5h/2 पाई। देखो 5h/2, h/2 पाई का मल्टीपल में 5h/2 पाई। क्लियर है क्या, बताइए कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, देन एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं पढ़ा है आपको, है ना, तो नेक्स्ट क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी और कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सब बात करेंगे हम लोग।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, अच्छा एंगुलर स्पीड बोला, देखो देखो एंगुलर स्पीड बोला, ओहो हो एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। ओमेगा को आपने कैसे सॉल्व किया था? 2 पाई एफ से, और एफ क्या आ गया था? 1/t। टी क्या आ गया था सर? 2 पाई आर ऊपर वी, तो आर है प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और वी है जेड बाई एल, तो एन के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो एन क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट, द वेरियस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वन विच ऑफ द कंप्लीटली इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट में लाइमन होता है, लाइमन की एनर्जी होती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। तो इस तरह के सवाल आए हुए हैं। एज द एन इंक्रीजेस द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द कंजर्वेटिव लेवल इज डिक्रीजेस। कैसे? जब एन को बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? घटती है। देखिए आप एन को बढ़ाते जाओगे एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू घटती जाती है। देखिए एन को बढ़ाते जाओगे एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू घट रही है 10.2। देखो यहाँ पे डिफरेंस, देखो ये डिफरेंस अपर हायर लेवल में ये डिफरेंस और कम होगा। ये 10.2 होता है, ये डिफरेंस होगा 3.4 और 1.51, तो ये डिफरेंस तो कम ही हो गया ना। फिर ये डिफरेंस और कम होगा, ये और कम होगा, ये और कम होगा। अगर तुम देखोगे तो लॉजिकली मैंने गलत बनाया, ऐसे कोई गलती नहीं है, बस बता रहा हूं कि अगर मैं सच में एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो ये गैप ज्यादा, फिर ये गैप कम, ये गैप कम, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, डिफरेंस कम होते जाना चाहिए। अब तुम गुस्सा करोगे तो ये सारे सवाल देखना जो नीट में पूछे वो बता देता हूँ। रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बोर हाइड्रोजन एटम। क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन टू ग्राउंड स्टेट, मतलब फाइनल तुम्हारा इसने फिक्स कर दिया 1। तो मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ग्राउंड स्टेट, मतलब ये लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ इन्फिनिटी से जब आएगा और मैक्सिमम वेवलेंथ जब सेकंड ऑर्बिट से आएगा। यही तो तुमको करके दिखाया है, और ये बहुत पूछते हैं, बहुत, मतलब आगे सवाल देखोगे 20 सवाल इसी पर होंगे। इन बोथ सेकंड हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ बिटवीन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट टू द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन सेकंड ऑर्बिट। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब होता है। फर्स्ट पीरियड ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट मतलब फर्स्ट बटा सेकंड का पावर क्यूब, तो 1:8 आ जाएगा। 1:8 एक ही ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स द इलेक्ट्रॉन गो राउंड इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द सेकंड। एक सेकंड में कितना होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 10 का पावर 16 आया था, देखो ये आ जाएगा कुछ 10 के पावर 16 के आसपास, तो यही है, ठीक है। चलो अब रहने देता हूँ, ये सवाल तुम खुद करना, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता था। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड टू सेकंड एक्साइटेड, ये टोटल एनर्जी का रेशियो पूछा है। टोटल एनर्जी का रेशियो प्रोपोर्शनल टू n² होता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n2 एंड सेकंड एक्साइटेड का मतलब हो गया n3। तो 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का होल स्क्वायर 9, 4:9 वाला आंसर आना चाहिए। अब 4:9 या 9:4 डिसाइड कर लेना, कर ही देता हूँ भाई, तुम कर लोगे मुझे पता है। तो जो मैं होमवर्क दूंगा वो सारे करने हैं तुम्हें, ठीक है, सारे करने हैं होमवर्क। अच्छा खत्म ही हो गया, ज्यादा होमवर्क भी नहीं है। अच्छा ये देख, ये मल्टीपल टाइम्स पूछे, ये मल्टीपल टाइम्स पूछे, नीट 2017 का सवाल है, ये मल्टीपल टाइम्स पूछे। क्या? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। देख अब लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर कहां से डिफाइन करोगे? तो एन इनिशियल इंफिनिटी लास्ट लाइन और एन फाइनल तुम्हारा होगा लाइमन बाल्मर 2, और लाइमन का इनिशियल हो जाएगा इंफिनिटी और फाइनल हो जाएगा तुम्हारा 1। इसी का रेशियो पूछा है, और हर अल्टरनेट ईयर इससे तो सवाल आता ही आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मजा आया कि नहीं? बहुत शांति से, बहुत प्यार से चीजें कंटेंट पढ़ाई है, और मुझे लगता है मजा आया होगा। 5-10 क्वेश्चन होमवर्क होंगे, ज्यादा लोड नहीं दूंगा अभी मैं आपको, लेकिन ये लेक्चर पूरा का पूरा रिवीजन टाइप से। एक लेक्चर और आपको आधा घंटा का दूंगा जिसमें अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और नीट 2025 में भी एक शानदार सवाल आया था, उसको भी बहुत आसानी से मैं करके आपको दे दूंगा, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन और है, जैसे इलेक्ट्रॉन के जगह पे म्यूऑन घुमाऊंगा तो सारे पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, टोटल एनर्जी पे, एंगुलर वेलोसिटी पे, स्पीड पे, काइनेटिक एनर्जी पे। अगर कोई दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की जगह पे घुमाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, और इसके नील्स बोर के ड्रॉबैक क्या थे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये छोटे छोटे चीजें बची है, तो ये हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैक्सिमम आधा घंटा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।